हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल समीकरण की बात करें तो मैक्सवेल समीकरण जो होती है उसको गॉस, फैराडे और एम्पियर ने अपने नियमों के आधार पर एक नियम दिया जिसको हम लास्ट में मैक्सवेल के समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गॉस ने क्या नियम दिया? तो गॉस ने मैक्सवेल का प्रथम नियम दिया। गॉस ने क्या किया? मैक्सवेल का प्रथम नियम दिया। उसी प्रकार फैराडे ने क्या किया? तो फैराडे ने अपना गॉस का तृतीय नियम दिया और उसी प्रकार गॉस ने ही मैक्सवेल के प्रथम और द्वितीय नियम की उत्पत्ति की। तो प्रथम नियम में गॉस क्या बोलते हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए लगते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं? तो ये चुंबकत्व संबंधी होता है। इसमें विद्युत, पहला नियम इसमें विद्युत कार्य करता है और दूसरा नियम इसमें क्या करता है? तो चुंबक कार्य करता है। इन दोनों के आधार पर गॉस ने पहला और दूसरा मैक्सवेल का समीकरण दिया या नियम को दिया। ठीक है, फिर फैराडे बोलता है, वो अपने मत से फैराडे ने उसके तृतीय नियम को दिया। फिर उसके बाद एम्पियर और मैक्सवेल दोनों मिलकर एम्पियर मैक्सवेल का चतुर्थ नियम दिए, अर्थात मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण को दिए। तो पहला समीकरण देखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैक्सवेल समीकरण जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं, चार समीकरण होते हैं। अर्थात मैक्सवेल के निम्न चार समीकरण है। मैक्सवेल के निम्न कितने समीकरण है? चार समीकरण है। निम्न चार समीकरण है। ठीक है, जिसमें पहला समीकरण क्या कहता है? गॉस का पहला वाला समीकरण याद करो कि उस गॉस ने क्या कहा था? तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ मतलब जी, तो इस प्रकार कोई भी क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई का मान। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। अर्थात बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई हो गया। फाई ई का मान जो होता है Q/ε0 गुना के बराबर होता है। ये उसका फर्स्ट नियम हो गया। किसका? तो गॉस के नियम के हिसाब से, गॉस का विद्युत फ्लक्स के लिए लगा हुआ नियम, जिसको हम लोग मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहते हैं, उसके आधार पर हम जानते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम लोगों की इक्वेशन इस प्रकार मिल जाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये जो विद्युत फ्लक्स होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि फाई ई जो होता है तो कि किसी भी बंद पृष्ठ से उपस्थित इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके अल्पांश पर स्थित है। तो यहाँ पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र ई के कारण कोई अल्पांश लिया गया है इस केंद्र से, उस पर उपस्थित होता है। तब फाई ई को हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस से नोट करते हैं। अतः हम क्या कर सकते हैं? हम फाई ई के जगह इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस बराबर क्या लिख सकते हैं? Q/ε0, जहाँ संकेतों का अर्थ आप लोगों को लिखना अनिवार्य रहेगा। जहाँ इंटीग्रेशन ये क्या करता है? सरफेस किसी भी क्लोज्ड करो ये है, पर ये रेखीय समाकलन किसी बंद
पृष्ठ का रेखीय समाकलन को बता रहा है, पृष्ठ का रेखीय समाकलन को शो कर रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार ये जो ई है वो विद्युत क्षेत्र को, किसको, विद्युत क्षेत्र को, और इसी प्रकार जो हम लोगों का क्या है ds है वो उस पृष्ठ के अल्पांश, उपस्थित अल्पांश को सरफेस पर, सरफेस मतलब जो उसका बाहरी कवच है मतलब परिधि है, तो सरफेस पर उपस्थित अल्पांश को, अल्पांश को। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। क्यू क्या कर रहा है, तो क्यू बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश को, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश को, किसको, कुल आवेश को, और ये जो एप्सिलॉन 0 है वो उसके परावैद्युतांक को शो करता है। अब इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जो नियम होता है उसको गॉस ने द्वितीय नियम पर बांट दिया है। ठीक है, जिसके हिसाब से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 के बराबर होता है। क्या होता है, तो किसी भी, ये गॉस का चुंबक पर स्थित कंडीशन या स्थिति को गॉस ने मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण माना। मैक्सवेल का कौन द्वितीय समीकरण माना। ठीक है, तो हम लोगों का चुंबक में स्थित स्थिति को गॉस ने मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण माना। तो द्वितीय समीकरण में गॉस क्या कहते हैं, यदि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर, यदि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स है, ये बंद पृष्ठ हो गया तो यहाँ ये विद्युत क्षेत्र है, तब इसका कुछ न कुछ अस्तित्व है। लेकिन यदि ये मैग्नेटिक फील्ड होता, चुंबकीय क्षेत्र रहता, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र, गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 के बराबर होता है। क्या होता है, 0 के बराबर या 0 के बराबर माना जाता है, बराबर माना जाता है। तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो ई है वो बी में कन्वर्ट होता है, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड को उसका क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तब हम लोगों को मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण मिल जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एस इक्वल्स टू 0, जो क्या है, तो चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम है। चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम, तो फैराडे का नियम, फैराडे का नियम हम पढ़ चुके हैं। फैराडे क्या कहता है, कभी भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो उपस्थित आवेश होती है या उसमें जो विद्युत चुंबकीय उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय संबंधी जो है मैक्सवेल का तृतीय समीकरण कहते हैं। जिसमें क्या होता है, तो उसके हिसाब से एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, एक परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे कोई चालक तार है, मान के चलो तीसरा नियम मैं बताती हूँ। फैराडे के हिसाब से, फैराडे के अनुसार, फैराडे के अनुसार मैक्सवेल का तृतीय नियम, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। ठीक है, तो फैराडे संबंधी मैक्सवेल का तृतीय समीकरण देते हैं, तो इसमें एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, इसमें एक
परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में रूपांतरित होता है। एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न करता है। अर्थात इसको गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं E इंटू डी एल। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी एल उसका अल्पांश है। वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र डी फाई बी बटा डी टी प्राप्त करता है इस प्रकार, और उसका मान जो होता है वो डी बाई डी टी के ऋणात्मक मान के ये E इंटू डी एस के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसको मैक्सवेल का तृतीय नियम कहते हैं। यार मैक्सवेल के फोर्थ नियम को देखें तो चतुर्थ नियम क्या कहता है मैक्सवेल का, तो इस नियम के अनुसार हम देखते हैं ना, तो मैक्सवेल जो एम्पियर ने अभी इससे पहले हम लोग धारा का नियम देखा, विस्थापन धारा देखे कि नहीं देखे, तो विस्थापन धारा के लिए जो डेरिवेशन प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण कहते हैं। अर्थात चौथा समीकरण में हम एम्पियर मैक्सवेल का सूत्र जो है व्युत्पत्ति किए हैं उसी को रख देते हैं। क्या कर देते हैं, तो एम्पियर मैक्सवेल का जो समीकरण हम लोग लिखे हैं, मतलब विस्थापन धारा के समीकरण को मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण कहते हैं। मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण कहते हैं। अर्थात हमें एम्पियर के नियम से क्या प्राप्त किए थे, बी इंटू डी एल बराबर क्या प्राप्त किए थे, म्यू ज़ीरो चालन धारा प्लस डिस्प्लेसमेंट धारा, है ना, आई सी प्लस आई डी। बट हम आई डी का मान और जानते थे क्या, तो म्यू ज़ीरो आई सी हो गया और प्लस आई डी का मान क्या जानते थे, तो आई डी का मान जानते थे हम लोग कि एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई ई बटा डी टी। ठीक है, इस वैल्यू को हम आगे गुणा कर देते हैं, तो म्यू ज़ीरो आई सी और प्लस करके म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी। और इस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण कहते हैं। तो इसी प्रकार चारों समीकरण को मिलाकर हम लोग मैक्सवेल समीकरण की उत्पत्ति किए। तो कोई भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग क्लियर कर लेंगे।